हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी कि हमारी कंप्यूटर की क्लास रहेगी इंटरनेट के इतिहास पर, जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे इंटरनेट का इतिहास और शुरू करते हैं कि 1940 में क्लाउडे सैनॉन सूचना थ्योरी के जनक ने सूचना थ्योरी प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1940 में क्या हुई थी? सूचना थ्योरी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और ये किसने की थी? क्लाउडे सैनॉन ने। ठीक है, क्लाउडे सैनॉन ने सूचना थ्योरी प्रस्तुत की थी और 1940 में ही प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर ने इंटरनेट की संकल्पना की थी। ठीक है, इंटरनेट की संकल्पना कब हो गई थी? 1940 में ही हो गई थी। फिर इसके बाद 1965 में पॉल बैरन तथा डोनाल्ड डेविस ने के द्वारा पैकेट स्विचिंग कुछ है, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1965 में। इसके बाद 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग DOD, ठीक है, DOD ने ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक नेटवर्क शुरुआत किया था। ARPANET इम्पोर्टेंट है और इसका जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा ARPANET की को शुरू किया गया। तो ये अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया 1969 में। ठीक है, इसके बाद 1974 में विंड सर्फ व बॉब कॉन ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाए। ठीक है, TCP और IP प्रोटोकॉल किसके द्वारा बनाए गए? विंड सर्फ और बॉब कॉन ने। ठीक है, 1974 में इन्होंने TCP और IP जो है प्रोटोकॉल बनाए। इसके बाद 1974 में क्या हुआ था? 1974 में इंटरनेट शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1974 में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। और उसके बाद 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क अर्थनेट के लॉन्च के साथ हुई थी। ERNET के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया अपन ने क्या क्या करा है। 1940 में शुरुआत कहाँ से हुई? 1940 में क्लाउडी सैनॉन के द्वारा सूचना थ्योरी के जनक है, इन्होंने सूचना थ्योरी प्रस्तुत की। 1940 में प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर ने इंटरनेट की संकल्पना दी। 1965 में पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस के द्वारा पैकेट स्विचिंग की शुरुआत, और इसके बाद 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग DOD ने ARPANET नामक नेटवर्क शुरू किया। ठीक है, और इसके बाद 1974 में विंड सर्फ बॉब कॉन ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाए। और इसके बाद क्या हुआ? 1974 में इंटरनेट शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। ठीक है, 1986 में भारत ने इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ERNET के साथ लॉन्च की थी। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के साथ, इसे ERNET कहा। ओके, अब आता है 1989। एक ब्रिटिश टिम बर्नर-ली में काम करने के दौरान वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। ठीक है, तो इसमें कब का बनाया है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब? 1989 में। ठीक है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब इसकी शुरुआत हुई। और 1990 में नहीं, इसके पहले क्या रह गया है? 1989 फिर क्या हुआ? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक इंटरनेट शुरू हुआ। 1899 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक इंटरनेट शुरू हुआ। और फिर क्या होता है 89 में? 1989 में फिर क्या हुआ? 1989 का हो गया। इसके बाद 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने
HTML का आविष्कार किया। जो HTML रहता है इसका आविष्कार कब हुआ था? 1990 में, और टिम वर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, फिर 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा पहले वेब ब्राउजर मोज़ेक का निर्माण हुआ। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोज़ेक है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आपका वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोज़ेक। ठीक है, फिर पूछता है 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के मानकीकरण के लिए टीम वर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C की स्थापना की गई। ठीक है, उसके वर्ल्ड वाइड वेब के मानकीकरण के लिए टीम वर्नर्स ली ने ही वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसे जो 3W है इसको W3 करके बोला इन्होंने, और कंसोर्टियम के लिए C की स्थापना, मतलब C का नाम दिया, इसकी स्थापना की 1994 में। अब आता है 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? VSNL, जो वर्तमान में क्या है आपका? BSNL है ना। V फॉर यहाँ पे विदेश था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? भारत है ना, भारत का चलो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये इसका नाम हो चुका है। पहले विदेश था, अब भारत हो चुका है। और इसके साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई भारत में, कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, अब विदेश संचार निगम क्या है? VSNL। और 1997 में AOL ने इंस्टेंट मैसेंजर लॉन्च किया। इंस्टेंट मैसेंजर कब लॉन्च हुआ आपका? AOL उन्होंने किया था। AOL ने इंटरनेट मैसेंजर लॉन्च किया। अब ये जो है AOL क्या है? AOL आपका अमेरिका ऑनलाइन है, इसका फुल फॉर्म AOL, और ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, आपका 1997 में AOL इंस्टेंट मैसेंजर लॉन्च किया। और AOL क्या है? अमेरिका ऑनलाइन नाम से एक सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने इंस्टेंट मैसेंजर को लॉन्च किया। ठीक है, ये तो हो गई अपने विदेश की बात सीधे सीधे। अब इंडिया की बात कर लें अपन, इंडिया में कब क्या हुआ इंटरनेट से संबंधित, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ERNet के साथ हुई, जो हमने अभी ऊपर देखी थी। ठीक है, इसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और नेशनल इंफ्रामेट्रिक्स सेंटर NIC द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा हेतु नेटवर्क से जोड़ा गया। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा हेतु इंटरनेट से जोड़ा गया। सभी प्रशासनिक जो जगह पर दफ्तरों में इसमें क्या हुआ? इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। किसके द्वारा? NIC के द्वारा। इसके बाद 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम द्वारा लॉन्च किया गया। अपन ने देख लिया था अभी ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भारत नेट आया। फिर इसे 2011 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया भारत नेट को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसके बाद आता है OFCN। अभी OFCN रहेगा आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसको देख लेते हैं, ये क्या है भारत में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी सत्यम इन्फो है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? सर्विस प्रोवाइडर सत्यम इन्फो है, जिसने नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, इंटरनेट सेवा देखो, पहली तो आपने किसने की थी? आपकी BSNL ने की थी सबसे पहली। ठीक है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आती है? सत्यम इन्फो है, जिसने नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, जिसने
नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम डेटा वन है। ठीक है, इनकी ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? डेटा वन है। ये भी पूछ सकता है BSNL की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? तो डेटा वन है। तो भारत की पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल थी, जिसके जनक जो है सबीर भाटिया है। ठीक है, हॉटमेल बहुत पॉपुलर थी शुरू शुरू में। मतलब जैसे आप ये जीमेल होती है ना, जो भी अपना मेल आईडी बनाते हैं मोस्टली जीमेल ही बनाते हैं। रेडिफ मेल और हॉटमेल तो कहीं खो ही गई है, किसी के पास नहीं मिलती है, जिसको देखो जीमेल आईडी। तो पहले ऐसी हॉटमेल थी, बहुत फेमस थी और सभी इसी में अपनी जो है ईमेल्स आईडी बनाया करते थे। आज उसका शायद अस्तित्व भी चला गया है ना, दिखती नहीं है, सुनने में नहीं आता है ना। इसके बाद अपन देखेंगे नेटवर्क एक्सेस लिंक इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लिमिट एप्लीकेशंस। ठीक है, ऊपर देखते हैं, इसमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। देखो, भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन है। ठीक है, भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम क्या है? डेटा इन इंटरनेट डोमेन। ठीक है, डेटा इन इंटरनेट डोमेन, यानी इंटरनेट डोमेन में डेटा आपका। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ENFLIBNET। ठीक है, इंफॉर्मेशन का INF, लेबोरेटरी का लाइब्रेरी का LIB और नेटवर्क का नेट। तो INFLIBNET यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा शुरू किया गया विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, ये क्या है? UCG, यह विश्वविद्यालय है ना अनुदान आयोग है। ठीक है, द्वारा शुरू किया गया है क्या आपका? ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये क्या है? ये UGC द्वारा शुरू किया गया विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, इसके बाद रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RABMNET। ये शुरू में क्या हो जाएगा आपका? रिमोट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ? रिमोट एरिया के लिए RA। ठीक है, रिमोट एरिया। इसके बाद बिजनेस के लिए क्या आ जाएगा आपका? B, मैसेज के लिए M और नेटवर्क के लिए NET। ये दिया हुआ इसका शॉर्ट फॉर्म है ना यहाँ पे, ये इस पूरे बात का। तो RABMNET। ठीक है, तो रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, यह C डॉट द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है। यह C डॉट द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है। आज का थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा सभी को, है भी, बिल्कुल है कठिन, है ना। वो करना पड़ेगा अपन को, मजबूरी है हमारी, नहीं तो दिक्कत होगी। इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, आगे देखेंगे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम सेकेंड GF 2021 के शुभारंभ की घोषणा की। इस 3 दिवसीय IIGF 2021 की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को हुई। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट था। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी नेटवर्क की बात हुई थी। ठीक है, कब हुई थी आपकी? 20 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इसमें देखो पढ़ना तो एक बार नजर मार लेना, लेकिन ये इतना पूछेगा नहीं अपने सिलेबस में। लेकिन अब देखो जो बुक्स पब्लिश करने वाले होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि उनको जितना
आना है उससे ज़्यादा ही देना होता है बुक में, क्योंकि अगर वो आ गया, मान लो वो फंस गया एग्जाम में, तो कोई ये ना कहे कि आपकी बुक में ये था नहीं। तो उनकी मजबूरी है इतना डेटा देना, लेकिन इतना पूछने वाला नहीं है। इंटरनेट हमारा बहुत बेसिक सा आता है। आपसे शॉर्ट फॉर्म कुछ पे पूछेंगे, इसके अलावा आपसे ये पूछेंगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ लिया है ना, और आपके कीज शॉर्टकट्स पूछ लिए। ये चीज़ें मेन रहेंगी इसमें। और कुछ पूछ सकते हैं, मतलब नॉर्मल पूछेंगे आपसे, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है ना, ये ऑफिस है, ये चीज़ें पूछने वाले हैं। बाकी इतना इतिहास नहीं पूछने वाला है ना। ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लग रहा है पीएससी लेवल का लग रहा है, ये ऐसा नहीं पूछने वाला है। बहुत बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आ जाए, लेकिन इतना नहीं आने वाला है ना। इतना अपन को सिर खपाना है इसमें। आपका जो बेसिक कंप्यूटर है आपका, जिसमें आपका सारे शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं, शॉर्ट कीज आ जाती हैं, है ना। और वर्ड, एक्सेल अच्छे से पढ़ना है आपका। पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बस देखनी है, लेकिन इनको क्या है, एक नज़र मारना ज़रूरी है। बस एक नज़र देख लो, थोड़ा सा अच्छा सा ध्यान लगा के। बाकी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना है, नहीं तो फिर है ना, क्योंकि इतना खतरनाक डेटा ना, ज़रूरत नहीं है उसको याद करने की, इतना नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे अपन डायल अप कनेक्शन। हाँ, ये पूछ सकता है ऐसे, जैसे बीच बीच में आ रहा है ना, डायल अप कनेक्शन क्या होता है। जैसे अभी उसमें पूछा था कि मतलब उसमें क्या था कि बीएसएनएल के डेटा, ब्रॉडबैंड डेटा को क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वन लाइनर वैसे याद कर लो, बाकी इतिहास में ज्यादा डुबकी नहीं लगाओ आप लोग। ये बस लगे हैं, है ना, डुबकियां लगाने हैं, उसी को गोल गोल के पी रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं करना है ना। तो अपन डायल अप कनेक्शन देख लेते हैं। डायल अप कनेक्शन क्या है, तो देखो, डायल अप टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। ठीक है, डायल अप क्या है, टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। ठीक है, और जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है, जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है, तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फोन नंबर डायल करता है। समझे इसमें क्या था, डायल अप कनेक्शन, जैसा मान लो, जैसे अभी क्या होता है, अभी हमको नेट ऑन करना है, इंटरनेट चलाना है, तो हम क्या करते हैं, डेटा ऑन करते हैं और सीधा अपना चला लेते हैं ना, हमारे पास इंटरनेट उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को इंटरनेट चलाना है ना, तो उसको अपने सर्विस प्रोवाइडर का नंबर डायल करना होता था। जैसे वो नंबर डायल करता था, उसके लिए इंटरनेट की सुविधा खोल दी जाती थी और वो चला लेता था। ठीक है, ऐसा था। क्योंकि पहले क्या था कि इतना मतलब कुछ था ही नहीं, इंटरनेट सिर्फ वर्किंग के लिए था। लेकिन आज मनोरंजन के लिए है। तो इंसान के हाथ में दिन भर फोन रहता है, इस हिसाब से दिन भर कॉल ही करता रहता है वो सर्विस प्रोवाइडर को, है ना। तो पहले की बात हो रही, अभी की बिल्कुल बात नहीं है ये। ठीक है, अब देखेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है। तो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड का क्या यूज है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सामान्य रूप से होता है। ठीक है, और यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। देखा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए ना, तो इंटरनेट जो नॉर्मल फोन लाइन है आपकी, टेलीफोन लाइन के साथ ही ब्रॉडबैंड रहता है। सेम प्लान्स आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने कि प्लान्स क्या होते थे कि आपको इतना जीबी डेटा दिया जाएगा, इसके साथ आपको इतने मतलब कॉलिंग दी जाएगी, अनलिमिटेड कॉलिंग है, इंटरनेशनल, नेशनल, ये सारा पैक, पूरा पैक आता था एक, है ना। तो ये आपको लेना होता था। तो उसमें क्या है, आपके जो लैंडलाइन नंबर्स होते थे ना, उसके साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दिया जाता था कि आप दोनों का यूज कर सको। ठीक है, अब इसके बाद वायरलेस कनेक्शन आया। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड क्या होता था, वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या व्यापार इत्यादि इंटरनेट से जुड़ता था। ठीक है, वायरलेस क्या करता था कि आपका रेडियो लिंक का प्रयोग घर या व्यापार इत्यादि में इंटरनेट का प्रयोग होता था। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन आपका, वायरलेस कनेक्शन आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब टेलीफोन है और वो आपके आते हैं, मतलब वायरलेस रहते हैं जो आपके फ़ोन कनेक्शंस वो हुए। और वायरलेस में एक और आ जाएगा आपका, ये आपका अभी वाईफाई का देख लेंगे
कनेक्शंस रहते हैं। वायरलेस ही तो है ये, वायरलेस अपन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के थोड़ा ना यूज़ कर रहे हैं अपन। वायरलेस आपको चाहिए तो आप वाईफाई से कनेक्ट होकर कहीं भी इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका। और इसके बाद आता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट प्रदान करता है। वाईफाई केबल के जरिए है, वाईफाई केबल या तारों के जरिए, ये आपका वायरलेस फिडेलिटी आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने कल अच्छे से देख लिए थे, बट अब यहाँ पे है तो एक बार और समझ लो। किसी भी नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डेटा आदान प्रदान समूह क्या हो जाता है, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे TCP/IP कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? TCP/IP कहा जाता है। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम। क्या हो जाता है आपका TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डेटा को पैकेज स्विचिंग द्वारा भेजना। डेटा को कैसे? पैकेज स्विचिंग द्वारा भेजना, ठीक है। तो आपको ये भी कल बताया था पैकेट स्विचिंग क्या हो जाता है कि जैसे ही आपका जो मैसेजिंग होती है, आप मैसेज कुछ करते हो तो पैकेट फॉर्म में इसको ले लिया जाता है डेटा, और आपके सेंडर के पास वापस से टेक्स्ट के रूप में दिया जाता है, तो ये पैकेट स्विचिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता होता है। प्रत्येक इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता होता है। इसमें 4 लेयर होती हैं। अभी पढ़ेंगे अपन प्रोटोकॉल के बारे में और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये कुछ इंटरनेट दिए हुए हैं, सॉरी IP एड्रेसेस दिए हुए हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर में क्या किया जाएगा? HTTPS, TLS और DNS, ठीक है। अब आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या किया जाएगा? TCP और UDP। और आपका नेटवर्क लेयर में क्या किया जाएगा? IP आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं, थोड़े से ब्लर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये दिए हुए हैं आपके, देखिए यहाँ पे पूरे जो है IP एड्रेसेस ये दिए हुए हैं। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर है, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो देख लो एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या किया जाएगा? HTTP, फिर सेकंड है HTTPS, फिर है आपका टैलेंट, फिर है आपका FTP, फिर SMTP, फिर पॉप और गोफर और DNS। ये सारे क्या है? आपके एप्लीकेशन लेयर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें TCP, ठीक है, UDP, DCCP, SCTP और RSV, ठीक है। यह क्या है? आपके ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद इंटरनेट लेयर में क्या आ जाएगा? IP, IPv4, IPv6, ECN, IGMP, IPsec, ठीक है। और इसके बाद लिंक लेयर में क्या किया जाएगा? ARP, PPP, MAC, अथरनेट और वाईफाई। ये अलग अलग तरह के इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना, इसको पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, मुझसे कई लोग बोलते हैं आप ये जो इंटरनेट पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, इसके PDF दे दिया करो। तो मैं बता दूं, मैं PDF नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से फोटो क्लिक करती हूँ और इसके बाद फिर उसी को क्या करते हैं आप लोगों के पास डायरेक्ट वीडियो के फॉर्म में ले आती हूँ। तो मैं PDF वगैरह नहीं बनाती हूँ यार, सब बहुत मतलब समझ रहे हो ना। मैंने पहले ही कहा था मैं टीचर नहीं हूँ, ना मेरी कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, मैं सिंपल पढ़ती हूँ, वही आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। तो अलग से मैं नहीं तामझाम करती हूँ कुछ भी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। इसमें एडिटिंग में टाइम मेरा थोड़ा वेस्ट हो जाता है, वीडियो डालना फिर अपलोड करना, और जितनी देर अपलोड हो रहा होता है उतनी देर मेरा फ़ोन भी रिजर्व हो जाता है ना। तो इससे ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। आप लोगों को लगता है कि मुझे चाहिए कुछ भी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसको ही फिर पढ़ लिया करो बाद में, है ना। अलग से मैं PDF नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, ऑलरेडी बहुत मेरा टाइम लॉस होता है ना। क्योंकि 3 क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस को पहले रिकॉर्ड करना, फिर उसको काइन मास्टर के थ्रू उस पर कुछ एडिटिंग्स करना, है ना, और उसके बाद फिर उसको अपलोड करना। तो सोचो कितना मेरा फ़ोन भी बहुत रिजर्व हो जाता है उतने टाइम के लिए, है ना।
तो थोड़ा सा आप लोग भी अंडरस्टैंड करो, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको कोई इशू नहीं है ना। वो भी मैं भी पिक्चर ही ले रही हूँ, आपको भी स्क्रीनशॉट ही लेना है, पहुंचेगा तो वही मटेरियल ना आगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल हम समझ रहे थे। देखो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर इंटरनेट आईपी, इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस का एक विशिष्ट पता। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस का एक विशिष्ट पता होता है। यह विशेष पता इंटरनेट से जोड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हो, सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक समान नहीं होता, ये हमने कल देख लिया था बहुत अच्छे से। अब IPv4 इसको देख लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है। तो IPv4 सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसे 1981 में विकसित किया गया। और IPv6 क्या है, यह 1988 में विकसित किया गया है। ठीक है, एक 81 में है और एक 88 में है। फिर है IPv, यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ, इस वाले यहाँ आ चुके हैं, अब ये आ गए हैं, इधर आ गए ना, वहां से यहाँ आ गए। तो यह 32 बिट फॉर्मेट 4 बाइट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। और IPv6 क्या करता है, यह 128 बिट फॉर्मेट में 16 बाइट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। और फिर इसमें आएगा, इसमें प्रत्येक ग्रुप को डॉट के द्वारा अलग रखते हैं। बताया था ना कल आपको कि डॉट डॉट के साथ जोड़ मतलब फॉर्म पैकेट फॉर्म में होते हैं, और है ना। और इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक ग्रुप को कोलन ये ऐसी वाली बिंदियां को द्वारा अलग करते हैं, इसमें डॉट के द्वारा, इसमें ये कोलन के द्वारा। ठीक है, और प्रत्येक 3 संख्या समूह में 0 से 225 के बीच में संख्या दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक 3 संख्या समूह में। ठीक है, जो 3 अंकों की संख्या के बाद ये डॉट आती है, उसमें आप 0 से 255 नंबर्स डाल सकते हो। अब यहाँ भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे IPv4 में क्या है, यहाँ देख लो, ये कब हुआ था, ये डेवलप कब हुआ था, 1981 में, और ये 1988 में। 32 बिट आईपी एड्रेस और इसमें 128 बिट आईपी एड्रेस है। इसमें 4.3 बिलियन एड्रेस है, और इसमें 7.9 इंटू 10 की पावर 28 एड्रेसेस हैं। और एड्रेसेस मस्ट बी reused and masked। ठीक है, और एवरी डिसाइडेड कैन हैव अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, IPv इसमें क्या है, यूनिक आएगा, और इसमें रीयूज हो सकता है। IPv6 में, सॉरी 4 में रीयूज आईपी एड्रेस मिल सकता है, लेकिन IPv6 में क्या होता है, एवरी डिवाइस कैन हैव अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन, ये इस तरह से रहेगा 192.168.5.18, इस तरह से आएगा न्यूमेरिक। और इसमें क्या रहेगा, आपके अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल नोटेशन, अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन, जैसे 50B2 फिर कोलन 6400 कोलन 000। तो इस पे अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी है IPv6 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी, आगे देखेंगे। अब ये आ जाता है आपका URL की संरचना। इसमें बताया है कि URL में जो इतनी सारी चीजें होती हैं, जैसे अपन भी कोई भी जैसे आपने क्रोम ब्राउजर पे कुछ भी ओपन किया तो ऐसा कुछ लिखा था ना, जैसे आपने सपोज क्रोम ब्राउजर पे आपने यूट्यूब ही खोला तो ऐसा पूरा आ जाएगा, HTTPS
www.youtube.com। तो इनका मतलब क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये एरो के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि HTTPS क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो कोलन दिया हुआ है ना कोलन, और ये डबल स्लैश जो दिया हुआ है, ये क्या है आपकी सेपरेटर है, मतलब सेपरेट कर रहे हैं दोनों चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद www क्या है आपका सब डोमेन है, क्या है सब डोमेन, ओके। और यूट्यूब क्या है आपका डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम क्या है आपका यूट्यूब। अब .com क्या है टॉप लेवल, .com इसमें क्या है टॉप लेवल है, ठीक है। और इसके बाद आपका AS अकेडमी, अच्छा AS अकेडमी, सर ने अपनी अकेडमी ही इसमें बता दी है। तो ये क्या है आपके AS अकेडमी क्या हो गई आपकी डायरेक्टरीज, ठीक है। जो मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी क्या हो जाएगी आपकी, जूम कर लें 1 मिनट को, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है ना आपके, ये कहाँ तक जा रहा है आपके डायरेक्टरीज हो जाएंगे, और प्लेलिस्ट जो दी है ये रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इतनी चीजों से मिलके आपका कोई भी लिंक बनता है, अपन लिंक सेंड करते हैं ना आपको, तो इससे हो जाती है, ये इतनी सारी चीजें रहती हैं, तब आप प्रॉपर जगह पर पहुंच पाते हो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इन सबको डिटेल में थोड़ा सा। अब आता है इसमें प्रोटोकॉल सर्विस टाइप, ठीक है। प्रोटोकॉल सर्वर टाइप, इसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है, सबसे लोकप्रिय वेब प्रोटोकॉल है। इसके बारे में पढ़ा भी था कि सबसे पॉपुलर है ये HTTPS। सॉरी, HTTPS से पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता था, जो असुरक्षित था। मतलब समझ में आया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, HTML का बता रही हूँ, देखो मैं HTTP जो था पहले, तो ये क्या था, ये भी प्रोटोकॉल ही था, पहले यही यूज होता था, लेकिन ये सिक्योर नहीं था, है ना, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिक्कत थी, है ना। लेकिन फिर इसके बाद HTTPS आया, जिसके नाम के आगे लग गया सिक्योर्ड, मतलब पूरी तरह से सिक्योर्ड है ये, तो ये सुरक्षित भी है। इसके बाद HTTPS के अलावा FTP, मेल-टो, टेलनेट, न्यूज आदि भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में आते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे सेपरेटर क्या होते हैं, ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो URL के भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसा ही बताते हैं कोलन का मार्क्स और आपका डबल स्लैश वगैरह। उदाहरण के लिए HTTPS को शेष URL से अलग करने के लिए कोलन और डबल स्लैश का उपयोग होता है, ठीक है। और अल्फाबेट्स और न्यू नंबर्स के अलावा इसमें आपके ये जो साइन होते हैं ना आपके सिंबॉलिक, इनका भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब डोमेन नेम देखते हैं, डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम किसी वेबसाइट का नाम है, यह IP एड्रेस का निकनेम होता है। डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। डोमेन नेम में अधिकतर 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, डोमेन नेम में 64 मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपकी डायरेक्टरीज में क्या आ जाएगा, एक वेबसाइट के कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे वीडियो को वीडियोज नाम के फोल्डर में रखते हैं, जहां एक से ज्यादा डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, और डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरीज बनाई जा सकती हैं। समझ गए, इसमें क्या है, एक वेबसाइट को कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक वेबसाइट है, उसको कई हिस्सों में अपन ने विभाजित कर दिया, जैसे वीडियो को वीडियोस के नाम के फोल्डर में रख देते हैं, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब आता है आपका रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स क्या है, यह वास्तविक संसाधन है जिसे सर्वर पर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे वेब पेज भी कहते हैं,
यही वो फाइल, फोटोज, वीडियोस, गाना होते हैं जिसे आप ढूंढते हैं। फाइल नाम के आगे एक्सटेंशन भी लिखा रहता है जो बताता है कि यह किस प्रकार की फाइल है, जैसे .html, .htm, .php, .asp, .cgi, यह इस प्रकार की फाइल्स हैं, आदि लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशंस है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट की एक प्रणाली है। ठीक है, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट की प्रणाली है। यह 13 मार्च 1989 को पेश किया गया। क्या पेश किया गया? www डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होते हैं। इसका आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ली ने 1989 में किया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सर्वर क्या होता है। तो सर्वर क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है। सर्वर का नाम सर्व से बना हुआ है जिसका हिंदी अर्थ परोसने वाला होता है। यह क्लाइंट या इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को जानकारी या डेटा प्रदान करता है। ठीक है, क्लाइंट और इंटरनेट से जुड़े व्यक्ति या डिवाइसों को जानकारी या डेटा प्रदान करता है कौन? सर्वर आपका। ठीक है, तो ये आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। हो गई है हमारी 30 अबव हो चुकी है क्लास, और आज की क्लास लोगों से झिली भी नहीं होगी क्योंकि बहुत डेटा ज़्यादा है। तो वही मैं कह रही हूँ आपसे, स्टार्टिंग का जो हमने पढ़ा था ना इतिहास वगैरह, उसको बस 2 से 3 बार पढ़ लेना, बस स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, उतना ही दिमाग में रहा आएगा आपके ना। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। वन लाइनर जो बन रहा है उसमें से बस उनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल हम विशेषताएं देखेंगे इनके आगे का। ठीक है, और धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर भी पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे एक दिन। ठीक है, तो चलो भी हमारी आज क्लास एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे, तब तक बाय।